एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और आज हम स्टोइकियोमेट्री के सेकंड केस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केस फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम ये चीज पढ़ रहे थे कि जब भी किसी रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो तो उस रिएक्शन में कैलकुलेशंस को कैसे किया जाता है। अब आज जो केस डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो, मास गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो किस तरीके से हम वहां पर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आपको रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट के बारे में बताया जाए तो आपको वहां पर लिमिटिंग रीएजेंट का कंसेप्ट यूज में लेना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट के बारे में बात करी जाती है तब के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिमिटिंग रीएजेंट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है आप में से ही, और उस स्टूडेंट की डेली की डाइट है कि अगर वो स्टूडेंट 2 चपाती खाता है तो उसको एक सब्जी के बोल की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर वो स्टूडेंट पूरे दिन में 10 चपाती खाता है तो वहां पर उसको कितनी सब्जी रिक्वायर्ड होगी, तो आप सिंपली बता देंगे कि उसको 5 बोल सब्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर यहाँ बात करी जाए एक ऐसी सिचुएशन की जिसके अंदर हमारे पास में बस 2 बोल सब्जी है, अब उस स्टूडेंट को अगर 10 चपाती भी अगर हम दे दें तो भी वो कितनी कंज्यूम करेगा, वो 10 में से केवल 4 चपाती को ही कंज्यूम करेगा, राइट। मतलब कि ये जो भी अमाउंट होगा वो ये डिसाइड करेगा कि वो कितनी चपाती कंज्यूम करने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर सब्जी का जो अमाउंट था वो एक चीज को लिमिट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर लिमिटिंग सब्सटेंस बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो भी सब्जी है वो चपाती के अमाउंट को लिमिट कर देगी, इसलिए ये लिमिटिंग हो जाएगा। अब इस 10 में से अगर बात करी जाए तो 4 चपातीज कंज्यूम होंगी, बट हम देखेंगे कि 6 चपातीज अभी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब वो एक्सेस में है, तो ये यहाँ पर एक्सेस सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगी। इसी तरीके से जब कोई केमिकल रिएक्शन की बात करी जाए और वहां पर कोई एक रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाता है तो उस रिएक्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग रीएजेंट। क्योंकि जब एक रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती है। तो ऐसे रिएक्टेंट्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रीएजेंट खत्म हो जाए तो क्या रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, देन योर आंसर विल बी नो। क्योंकि जब रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे जब सब्जी खत्म हो जाएगी तो क्या ये स्टूडेंट और चपाती खा पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सब्जी खत्म हो चुकी है। इन द सेम वे जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम इस पॉइंट को लिखते हैं, वंस लिमिटिंग रीएजेंट will be consumed in a reaction तो सिंपली जो भी रिएक्शन होगी वो रुक जाएगी, रिएक्शन विल स्टॉप।
Now the question arises, when can we apply the concept of LR, कि हम किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रीएजेंट का कंसेप्ट कब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां लिखा जा सकता है when two or more reactants amount is given in question, कि जब भी क्वेश्चन में दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा तो आप उस केस में एलआर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। अब बात ये आती है कि एलआर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे किया जाता है। मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी एक वीडियो में, तब मैंने आपको बताया भी था कि स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करने के लिए स्टोइकियोमेट्री आप कब चेक कर सकते हैं, जब भी आपके पास में केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होती है। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड चाहिए, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जब एक बार आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 ये बोलता है कि आपको रिएक्टेंट्स के लिए जिस भी टर्म में अमाउंट गिवन है, आपको सबसे पहले उसके मोल्स को फाइंड आउट करना है। मास होगा तो मोल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो भी मोल्स निकालेंगे, वॉल्यूम गिवन है तो भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सो द सेकेंड थिंग विच वी कैन राइट इज फाइंड आउट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कि जो भी क्वांटिटीज आपके पास में है आप उनसे क्या करिए, मोल्स का नंबर फाइंड आउट करिए। एक बार जब मोल्स निकल जाते हैं फिर आती है एलआर फाइंड आउट करने की स्टेप। अब एलआर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जितने भी मोल्स हमने इस स्टेप में निकाले उन मोल्स को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पे जिसका भी छोटा रिजल्ट आता है वही क्या बन जाएगा, एलआर बन जाएगा। जैसे कि हम एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे N2 plus thrice H2 gives twice NH3। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन है कि इसका 3 मोल यूज में ले रहे हैं और इसका 5 मोल यूज में ले रहे हैं, तो यहां तक तो हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मोल्स ही गिवन है। अब मुझे इनको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे यहाँ पर तो आएगा 3 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.66। तो ये वैल्यू अगर छोटी आ रही है इसका मतलब यहाँ पर एलआर कौन होगा, हाइड्रोजन इस इक्वेशन का एलआर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप 3 डिवाइड moles of each reactant by stoichiometric coefficients and least value will be LR। जो भी वैल्यू छोटी होगी वो हमारे लिए लिमिटिंग रीएजेंट बन जाएगा। और जब भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो जनरली आपको ये कैलकुलेशन रफ में कैलकुलेट करना होता है कि LR कौन होगा। अब रिएक्शन में जब एक बार हमारे पास में LR आ गया तब जितने भी रिएक्टेंट हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा वो सब कौन डिसाइड करेगा, LR ही डिसाइड करेगा। आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो वो डिसाइड करने वाला भी कौन है, लिमिटिंग रीएजेंट। आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डिसाइड करने वाला भी कौन होगा, लिमिटिंग रीएजेंट होगा। तो हम फोर्थ स्टेप लिख सकते हैं, प्रिडिक्ट रिमेनिंग रिएक्टेंट and
LR की हेल्प से अब क्या कर सकते हैं, जो भी रिमेनिंग रिएक्टेंट है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि कितना N2 बन रहा है, कितना N2 यूज में आ रहा है और कितना NH3 यहाँ पर बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिटिंग reagent। लाइक यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 2 MgO। लाइक ये आपको रिएक्शन दे रखी है और ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी है। अब यहाँ पर आपको ऐसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपको दो रिएक्टेंट्स के अमाउंट गिवन है, और जब भी दो रिएक्टेंट्स के अमाउंट होंगे तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका 48 ग्राम है, तो 48/24 जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में मोल्स निकल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है 64, तो 64 को भी हमें किससे डिवाइड करना होगा, 32 से, ताकि हम फाइंड आउट कर सके मोल। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स निकलते हैं, यहाँ पर 2 मोल्स निकलते हैं। अब जब मोल्स निकाल लिए स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग, तो स्टेप थर्ड के अकॉर्डिंग हमें इन मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। सो व्हेन वी विल डिवाइड, देन दिस विल बी 2/2 एंड दिस विल बी 2/1। यहाँ आ रहा है 1 और यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब जो मैग्नीशियम है ये एक छोटा नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, इसी वजह से हम देखेंगे कि मैग्नीशियम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। अब मैग्नीशियम ही ये चीज डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर, ER का मतलब होता है एक्सेस रिएजेंट, एक ऐसा रिएजेंट जिसका कुछ अमाउंट रिएक्शन के बाद में भी एज इट इज रह जाए, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। इसके 2 मोल से इसका भी कितना 2 मोल बनेगा, यहाँ पर 2 मोल बनेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2 मोल मैग्नीशियम इज गोइंग टू फॉर्म 2 मोल MgO। अब जब हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोल निकल गया, so we can easily find out the mass of magnesium oxide. So what I can write is 2 is equals to x upon, यहाँ पर MgO का मास अगर हम देखें, so it is going to be 24 plus 16. So this mass will become 40. So 2 into 40 is equals to x. Therefore, the mass of magnesium oxide is going to be 80 ग्राम। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले एक इक्वेशन दी है और बोला गया है कि 0.5 मोल ऑफ BaCl2 and it is mixed with 0.2 मोल ऑफ Na3PO4। अब यहाँ पर अगेन 2 अलग अलग अमाउंट्स गिवन है, इसका मतलब आप यहाँ पर भी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। पर पहले स्टेप 1 को फॉलो करते हुए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 3 भी है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3Na और नहीं, यहाँ PO4 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब देखें तो क्लोरीन यहाँ पर 6 है और यहाँ सोडियम भी 6 है, तो सिंपली इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अभी हम स्टेप 1 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आपको जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनके मोल्स को कैलकुलेट करना होता है। तो हमें क्वेश्चन में मोल्स दे दिए विच इज कन्वीनियंट फॉर अस, तो हमारी स्टेप 2 तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। स्टेप 3 में आपको इन मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके और लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। जब डिवाइड करेंगे सो इट इज गोइंग टू बिकम 5/30, सो इट इज 1/6। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0.16 आएगी।
इसको जब डिवाइड करेंगे सो इट इज गोइंग टू बिकम 0.1। क्योंकि ये एक छोटी वैल्यू है, इसका मतलब Na3PO4 इस केस में एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जब हमने लिमिटिंग रिएजेंट भी निकाल दिया तो अब Ba3PO4 का जो अमाउंट है वो किसकी हेल्प से निकलेगा? Na3PO4 की हेल्प से निकलेगा। तो देखते हैं क्या करेंगे अब। 2 मोल ऑफ Na3PO4 will give us 1 mole of Ba3PO4 whole twice। सिंपली स्टोइकियोमेट्री को रिलेट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। बट क्वेश्चन में हमारे को Na3PO4 का कितना मोल गिवन है? 0.2। तो देखो जब इसका 1 मोल होगा तो यहाँ पर इसका कितना होगा? 1/2 मोल। अब अगर इसका 0.1 मोल है तो इसका कितना बनेगा? 1/2 into 0.1। So this value is going to become 1/20 or you can say 0.05 मोल। ये जो स्टेप थी इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते थे। हमारे को मोल किसके लिए कैलकुलेट करना है? Ba3PO4 के लिए। इसका खुद का कोफिशिएंट कितना है? 1। जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो उसका कोफिशिएंट कितना है? 2। कितने मोल्स के लिए कैलकुलेट करना है? तो 0.1। तो सेम चीज हमने यहाँ पर भी लिखी है। तो या तो आप यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मेथड इज इट, या फिर आप इस तरीके से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी अमाउंट पता लगा सकते हैं। सो नाउ you should practice more questions based on this concept and ask your doubts in the comment box. Now students, we are going to understand a new concept and its name is POAC, Principle of Atom Conservation। ये एक ऐसा concept है जहां पर कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली इस कंसेप्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंसेप्ट में नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू कंसेप्ट एंड इट इज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये कंसेप्ट एक मैथमेटिकल टूल की तरह हम केमिस्ट्री में काम में लेते हैं और जनरली जब भी हमें मोल्स के क्वेश्चंस करने होते हैं, मास फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ये कंसेप्ट कभी कभी क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है। तो आइए हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम ऐसा बोल सकते हैं, atoms of an element remains conserved in a chemical reaction। या फिर इसी चीज को ऐसे भी बोला जा सकता है कि किसी भी रिएक्शन में जो मोल्स होंगे वो भी क्या रहते हैं? कंजर्व्ड रहते हैं। और आई कैन राइट मोल्स रिमेन कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए POAC का एप्लीकेशन करते हैं या फिर आप POAC अप्लाई करते हैं तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर एक नोट की फॉर्म में लिखते हैं, डू नॉट कंसीडर stoichiometric coefficient do not consider stoichiometric coefficient while applying
अब हम एक रिएक्शन में इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि एक कोई रिएक्शन मान लेते हैं, C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O। इस रिएक्शन के अंदर बहुत इजीली आप 3 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन यहाँ कितने नंबर में प्रेजेंट है? 2। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 into moles of C2H6। अब वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो कार्बन एक ही जगह प्रेजेंट है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 into मोल ऑफ CO2। सबसे पहला कार्बन के लिए लिख दिया हमने। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 6। और मोल्स की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 into मोल्स ऑफ C2H6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 into मोल्स ऑफ H2O। अब बात आती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2, तो इसको लिखेंगे हम 2 into मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो CO2 में भी है और H2O में भी है, तो आपको दोनों के लिए ही ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे 2 into मोल्स ऑफ CO2 प्लस एक ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे? 1 into मोल ऑफ H2O। तो आई गेस बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको। एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उन एलिमेंट्स का नंबर चेक करना है, और नंबर चेक करने के बाद में हमें क्या करना है? उनको इस तरीके से मोल्स की फॉर्म में कंपाउंड की रिस्पेक्ट में इक्वेट करना है। तो ये हुआ पीओएसी का थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। Now students, let's try to understand how the application of POAC can make a question easier. जैसा कि आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर बोला है कि CO2 का मास फाइंड आउट करना है अगर आप ऑक्टेन का कंप्लीट कंबशन करते हैं। अगर मुझे CO2 का मास फाइंड आउट करना है तो मैं मोल्स निकाल लूं, तो मोल्स से मास निकालना बहुत इजी हो जाता है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो जो ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18 प्लस, कंबशन करेंगे तो O2 की प्रेजेंस में होगा, और क्या क्या मिलेगा यहाँ से? CO2 प्लस H2O। क्योंकि क्वेश्चन में हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो CO2 की बात कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली कार्बन पे अप्लाई करूंगी। आपके दिमाग में आ सकता है कि इसमें ऑक्सीजन भी है तो हम उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर CO2 के मोल्स आएंगे और यहाँ पर वाटर के मोल्स आएंगे, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कार्बन के लिए अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट 8 into मोल्स ऑफ C8H18 is equals to 1 into मोल ऑफ CO2, राइट? कि इसके जितने भी मोल्स निकलते हैं। अब 8 into इसका गिवन वेट कितना है हमारे पास में? 570 अपॉन में फाइंड आउट करेंगे आप मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? C8H18 का 12 into 8 which is going to be 96 प्लस कितना हो जाएगा? 18। So this value is going to become 114 is equals to 1 into ये जो मोल्स है इनको मैं x अज्यूम कर लेती हूँ, राइट? तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे, दिस विल बी बाय 5 टाइम्स। अगर ये 5 टाइम्स कैंसिल होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 5 40, तो x यहाँ से निकल गया 40। मतलब कि इस क्वेश्चन में CO2 के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? 40 मोल्स प्रेजेंट हैं। अब जब मोल्स निकल गए तो बहुत इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मास। तो क्या लिखेंगे? 40 मोल इज इक्वल्स टू
लेट्स अज्यूम कि इसका गिवन जो मास है वो हम एज इट इज लिख देते हैं, गिवन मास m अपॉन जो भी CO2 है उसका मोलर मास कितना होता है 44, क्योंकि CO2 के केस में 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का आता है 32, सो इट इज गोइंग टू बिकम 44। तो यहाँ पे 44 मास आ जाएगा। तो गिवन मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, m इज इक्वल्स टू 40 into 44, so this value is going to become 1760, मतलब कि यहाँ पर इतना CO2 का मास प्रोड्यूस होगा। So now students, we have covered one more topic here and try to solve more numerical based on this concept and ask your doubts in the comment box. If you have liked the content of this video, then do not forget to subscribe to my channel. Thank you.